हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देव प्रताप। आप देख रहे हैं @प्रताप ब्लॉग 1। दोस्तों, आज विधानसभा मछली शहर तिलौरा ग्राम सभा में ननकुरा महाविद्यालय में संविधान दिवस पर आज हमारे मुख्य अतिथि IAS कृपाशंकर सोनकर जी और अजगरा के विधायक कैलाशनाथ सोनकर जी आज एक हर जगह जाकर गांव में मैं यही कर रहा हूँ। जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है इस फ्रंट द्वारा, यही काम मैं भी अकेले जाके गाँव कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम कृपाशंकर सरोज है। गांव सुबेता, तहसील मछली शहर। गांव से हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करने के बाद BA के बाद प्रथम प्रयास में IAS में मुझे पंजाब राज्य पंडित हुआ और विशेष मुख्य सचिव पद से मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब नहीं हूँ मैं, 6 महीने पहले रिटायर हो चुका हूँ। आज पिछले 9 सालों से जिस तरह भारतीय लोकतंत्र की एक करके संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उसके पीछे कौन है, क्यों किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता था, पर बिल्कुल समय नहीं है। ये केवल खुद लेट है और मैं उनसे ज्यादा लेट हूँ। तो यह जरूर है कि भारत में लोकतंत्र का खतरा है। कहना तो नहीं चाहिए, राजनीतिक वक्तव्य होगा, पर मैं कहूँगा जरूर कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाती है तो भारत के लोकतंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाने वाला है। नंबर 2, अगर भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन किया जाने वाला है तो संविधान उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि संविधान भी लोकतंत्र, बराबरी, भाईचारा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब बातों को एस्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है। मैं आज जो यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इन सभी नौजवान साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या संविधान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में न केवल यहाँ बल्कि जगह जगह जाकर इस तरह लोगों को अवगत करा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, कि बधाई के पात्र है। इस संस्था से भविष्य में अगर किसी तरह का योगदान देना होगा, मैं इन लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। 2 से 3 मिनट और आपका चाहूंगा। हमारे बीच में रोटी प्रताप सिंह जी ने नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह देश खेत खलिहानों, बाग बगीचों, किसानों, मजदूरों, फूल बगीचों, पत्थर, पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे, यह हमारा देश है और यही हमारी भारत माता है। नेहरू जी से पूछा गया था कि भारत माता कौन है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे किसान, मजदूर, खेत खलिहान, यही भारत माता है। तो इसके बाद हम उस महानुभाव, उस हमारे अपने पुरखे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हम बहुत थोड़े से में अम्बेडकर को पढ़ाया जाता है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। और दुनिया के इतिहास में आप सबको बता देना चाहता हूँ, दुनिया के इतिहास में अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा पूर्वज नहीं है आज तक। और एक कोलंबिया विश्वविद्यालय है अमेरिका में, जो दुनिया की 10 यूनिवर्सिटियों में है। डॉक्टर बाबा साहब ने वहां से PhD की और लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल से PhD की, एंथ्रोपोलॉजी से PhD की। 3 विषय और 32 डिग्रियों के भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 1938 ईस्वी में एक विदेशी आया था बाबा साहब अम्बेडकर के पास मुलाकात करने के लिए। तो जब उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में गया
तो उनके पास उस समय 8000 किताबें थी। बड़ा प्रभावित हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति कितना पढ़ता है। उनसे पूछा कि आप पढ़ते कितना है। 56 ईस्वी को जब उनकी लाइब्रेरी में पत्रकार और लोग गए तो उनके लाइब्रेरी में 38,000 किताबें थी। आज तक संभवतः किसी विश्वविद्यालय में इतनी किताबें नहीं होंगी। हम तो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सा महसूस किए हैं, 400 किताबें हमने भी पढ़ी है, लेकिन जितना पढ़ता हूँ उतना मन करता है कि इस पूरे देश को अगर किसी ने सबसे प्रभावित किया है तो उस समय बाबा साहब पहले लोग हैं। गांधी जी और नेहरू जी से बाबा साहब के मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, लेकिन पूरे समाज में मनभेद बना दिया गया है। थोड़ा सा अगर एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा बाबा जी के, बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे जो कमीशन रैंक होता था। थोड़ा सा उनसे बहुत कम उम्र में 8-10 साल की उम्र में बाबा साहब सीरियस हो गए थे, इसलिए बाबा साहब बने। तो उनकी माँ ने कहा, अपने परिवार खानदान के 14 लड़के थे जो कक्षा 4 से नीचे ही पढ़े थे। उनकी माँ का नाम भीमा बाई था। जब भीम नारा लोग लगाते हैं, संभवतः कम लोग जानते हैं कि उनकी माता का नाम है। एक माँ का प्रभाव किसी बच्चे पर कितना पड़ता है, आप शिवाजी और बाबा साहब से जानिए। उनकी माँ ने कहा, बेटा हम एक ऐसे तबके से जाते हैं जो अछूत है। तुम विद्यालय में पढ़ने जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव होगा, तुम्हारे साथ अपमान होगा, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं है। अब विद्रोह बाबा साहब गए पढ़ने तो समाज के कुछ वर्ग के लोग थे। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, आप सब कहना है जो यथार्थ है उसको उसी रूप में रखूंगा। तो सारे बच्चे क्लास में बैठते थे। बाबा साहब जहाँ सब लोग चप्पल निकालते थे, घर से दरी लाते थे, वहीं बैठते थे और जो भी पढ़ाया जाता था वहीं पढ़ना था। और मजे की बात यह है जो सोचने पर विमर्श करती है कि बाबा साहब एक सूबेदार के बेटे होकर भी उस विद्यालय के नल से पानी नहीं ले सकते थे। अगर पानी उनको पीना है तो चपरासी, नो प्योर नो वाटर। अगर चपरासी नहीं आया है पानी नहीं मिलेगा। आप सोच लीजिए कि विद्यालय में अगर चपरासी नहीं आता होगा तो उनको पानी नहीं मिलता होगा। उन्होंने और एक और जो विद्यालय में जिस परीक्षा में प्रथम आएगा उसको आगे बैठने का अधिकार दिया जाएगा। बाबा साहब को नहीं दिया गया। बाबा साहब 6 खंडों 6 अध्यायों में है। प्रथम 4 अध्याय में उन्होंने अपने बारे में लिखा है, 2 अध्याय में दुनिया के बारे में लिखा है। कम से कम उसको पढ़ लीजिएगा, उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करिए। तो जब बाबा साहब कक्षा 10 में आए, उनके गुरु थे अर्जुन कृष्ण किर्लोस्कर, उनका नाम था। उन्होंने बाबा साहब को एक पुस्तिका दी गौतम बुद्ध की, बोला कि बेटा इसे पढ़ो, यह तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। बाबा साहब एक पीड़ा एक वेदना योग्य होते हुए के वंचित रह जाना बहुत पीड़ा देता है। उसको मन से पढ़ा और प्रभावित हुए। फिर गुरुजी ने उनको ले जाके बड़ौदा के रियासत के सयाजी गायकवाड़ से मिलाया। उन्होंने वजीफा दिया। उसी वजीफा से लंदन गए, वहां गए, 4 साल विदेश रहे। 1917 ईस्वी में आए और जब विदेश से पढ़ आए, विदेश में थे, वहां पर उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ। वहां श्वेत सफेद होता था, लेकिन भारत की तरह छुआछूत, अपशब्द, जात, धर्म की श्रेष्ठता उस तरह का नहीं हुआ। जब 1917 में आए तो मुंबई उतरे तो सोचे कि वो जो बड़ौदा के राजा थे उनसे कहा था, जब आप विदेश से पढ़ के आओगे तो हमारे रक्षा सचिव बनना पड़ेगा। जब प्लेटफॉर्म पे आए उन्हें कोई रिसीव करके नहीं आया। उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर रात में जाके कहा
तो एक आवाज लगने लगी यहाँ हम राज मिला सके। तो गए तो एक पारसी का आवाज था। बहुत सारे प्रश्न हैं इस पूरे वक्त में, सारे प्रश्नों का धीरे धीरे समय थोड़ा देर हो गया है। तो पारसी के पास गए, उन्हें खाना चाहिए। तो वो तो कुछ पूछा नहीं, एक टूटा फूटा कमरा महीनों से बना पूछा नहीं। बाबा साहब तो मिल गया। बाद में पता चला कि जान से हो गए और उनका सारा सामान फेंक दिया गया। पूरी टोली जी जमा हो गई कि शाम तक खाली कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ कुछ शहीद हो जाएगा। कहा बताया नहीं आपको कुछ है, कहा आपने पूछा नहीं, तो हमने बताया नहीं। फिर उसी शहर में उनके साथ पढ़े हुए दो मित्र थे, एक ईसाई थे। उन्होंने कहा मित्र हमें यहाँ शाम तक छोड़ना है, अन्यथा कुछ बुरा हो जाएगा इनसे, और हम नहीं चाहते किसी तरह की हिंसा हो। तो कहा आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम भले ही विदेश में पढ़े हैं, तो हमसे रोकते थे कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है और इन संविधान के माध्यम से मदद चाहते थे। उन संविधान दिवस में तुम्हारा बहुत सारे लोग बराबर संपर्क करते हैं, थेरेपी के लिए प्रयास करते हैं, कहते हैं तहसील में मेरा काम नहीं हुआ, तहसीलदार घूस मांग रहा है, लेखपाल कह रहा है इतना दो, मुझे महीना देना है। तो सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्था बाबा साहब ने दिया। जब उस संविधान के प्रति तुम्हारी कोई आस्था ही नहीं है, तुम्हें अन्य चीजों में टाइम है, केक काटने के लिए टाइम है, जन्मदिन मनाने के लिए टाइम है, पूजा पाठ करने के लिए समय है, लेकिन संविधान के लिए कोई समय नहीं। जब संविधान के लिए नहीं समय है तो तुम भ्रष्टाचार के शिकार होते ही रहोगे, क्यों नहीं? किस तरह से तुम बच पाओगे? और बाबा साहब ने इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया। बाबा साहब के बारे में अभी हमारे वक्ताओं ने बताया किस तरह से उन्होंने जीवन पाने के